तो दोस्तों आज हो गया 29 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी काजल सिन्हा की पत्नी ने चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। काजल सिन्हा की 25 अप्रैल को मौत हो गई थी, वो कोरोना संक्रमित हो गए थे। अब उनकी पत्नी नंदिता सिन्हा ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन और अन्य अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही और उपेक्षा करने का केस दर्ज कराया है, जिसके चलते काजल सिन्हा की मौत हुई है। आपको बता दें कि नंदिता सिन्हा ने कहा है कि चुनाव आयोग के लापरवाही भरे रवैये के चलते ही काजल सिन्हा और अन्य प्रत्याशियों की मौत हुई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग कराने को लेकर भी नंदिता ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा है कि जब पूरा देश कोरोना संक्रमण की मार झेल रहा था तब चुनाव आयोग ने 8 राउंड में वोटिंग कराने का फैसला लिया। ये वोटिंग 1 महीने से भी ज़्यादा लंबी खींची है। राज्य में 27 मार्च को शुरू हुए चुनाव के आखिरी राउंड की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है। नंदिता सिन्हा ने चुनाव आयोग पर जानबूझकर लंबे समय तक वोटिंग कराने का आरोप लगाया है। आज की दूसरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में, जहां एक तरफ गुरुवार को विधानसभा चुनाव के 8वें चरण में 45 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं एक दिन पहले यहां पर कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाकर रख दिया है। आपको बता दें कि 8वें और अंतिम चरण के चुनाव में 84 लाख से ज़्यादा मतदाता विधानसभा की 35 सीटों पर 283 से ज़्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सभी की निगाहें तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनबुरत मंडल पर होगी, जो निर्वाचन आयोग की कड़ी निगरानी में है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा है कि मंडल को शुक्रवार शाम 7 बजे तक निगरानी में रखा गया है, क्योंकि राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उनके खिलाफ कई शिकायतें मिली है। तृणमूल कांग्रेस के नेता को 2019 के लोकसभा चुनाव और 2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसे ही निगरानी में रखा गया था। आपको बता दें कि अधिकारी ने कहा कि पूर्व के चरणों में हुई हिंसा, खासकर चौथे चरण के मतदान के दौरान कुछ बिहार में 5 लोगों की मौत के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने 8वें चरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की कम से कम 641 कंपनियों की तैनाती का फैसला लिया है, जिनमें से 224 बीरभूम जिले में तैनात होंगी। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए नीतीश सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं लगाया, लेकिन कई पाबंदियां लगा दी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ कल हुई बैठक में अहम फैसला लिया गया है। इसके अनुसार भीड़ को कम करने के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी। अब दुकानें शाम को 6 बजे तक ही खुलेंगे, वहीं शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा शादी में 50 तो अंतिम संस्कार में केवल 25 लोग शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने दुकानों को बंद करने के समय में बदलाव किया है। गुरुवार को सभी दुकानें 4 बजे ही बंद हो जाएंगे। बुधवार को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत ये तय किया गया है। किसी भी परिस्थिति में 4 बजे के बाद दुकानें नहीं खुली रहेंगी। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव अमृत ने बताया कि जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी भीड़ भाड़ ना हो। उसके लिए वो क्षेत्रवार या मोहल्लावार दुकानों को वैकल्पिक तौर पर खुलने या बंद करने का आदेश दे सकते हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, देश में लगातार 7वें दिन 3 लाख से ज़्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए, वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी 2 लाख के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में 3000 से ज़्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की किल्लत से लोग परेशान हैं और मरीज दम तोड़ रहे हैं। इसी बीच AIMM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने सरकार पर शायरी से तंज कसा है। असदुद्दीन अवैसी ने एक ट्वीट में लिखा है कि वो जो कहता था तारे तोड़ लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। इसके बाद उन्होंने कहा है कि ये लिखते वक्त कवि के दिमाग में ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे होंगे। इससे पहले भी असदुद्दीन अवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही इस महामारी के नियंत्रित होने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि इस महामारी को कंट्रोल ना कर पाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी है। उन्होंने कहा कि आपने जब लोगों से कहा कि ताली थाली बजाओ, क्या उससे कोरोना भाग गया? अगर देश आत्मनिर्भर है तो दूसरे देशों से मदद लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गायब हो गए हैं और जब शव जलाए जा रहे हैं तो उन्हें सिर्फ खून की खुशबू आ रही है। लोग मर रहे हैं, शमशान भर गए, कब्रिस्तान भर गए, मगर भारत के वजीर आजम अपनी नींद से बेदार नहीं होना चाहते। मीडिया पे तो कोई दिखाएंगा ही नहीं। दिख रहा टीवी पे, दिख रहा टीवी पे, क्या दिख रहा? खाली IPL देख। गरीब मर रहा है, उसकी कोई टीवी पे नहीं है। टेलीफोन आ गया, दिखाएंगे तो देख लेंगे। अब गरीबों को फैसला करना है भारत के कि कैसी हुकूमत आपने लाई है। मैंने वोट नहीं डाला बीजेपी को, आपने डाला है।
आपने उनको अपने अजा पर यहाँ पर मुसल्लत किया है, अपने आप पर पड़ा और 2 रेमडेसिविर का उनको पैसा देना पड़ा 80,000 रुपया। जी, एक्स विधायकों को मेरे पास टेप है, उन्होंने मुझको फोन करके कहा कि नीतीश कुमार जी के फोन करने के बाद न तो बच्चे मेरे बचे, न मेरा एडमिशन हुआ, और अब दूसरा भतीजा मेरा बीमार है जिसको 80,000 रुपया 2 रेमडेसिविर का हमने दिया। लगभग सभी प्राइवेट नर्सिंग होम उसको लिख रहे हैं। तो नीतीश कुमार जो 14,000 लाएंगे तो वो ना एनएमसीएच में चलेगा, ना पीएमसीएच में चलेगा, ना आईजीएमएस में चलेगा, ना एम्स में चलेगा। तो नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि ये दवाई प्राइवेट लोगों को दे करके क्या वो पैसा वसूलेंगे जनता से? ये बता दीजिए आप जनता को। बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी। जब आपके सरकारी डॉक्टर नहीं लिखेंगे तो फिर रेमडेसिविर का हो, ये हाय तोबा आप ट्वीट करके कि मैं 14,000 रेमडेसिविर मंगा रहा हूं उस पे स्पेशल प्लेन से, तो आपने तो खुद पैनिक बना दिया। एक मुख्यमंत्री कह रहा है मैं ला रहा हूं, इसका मतलब लोगों को लग रहा है कि इसकी जरूरत है, तो उन्होंने फायदा पहुंचाया है माफियाओं को, दवाई कंपनी को और प्राइवेट नर्सिंग होम के सभी डॉक्टर। किलर बैठे हुए हैं यहाँ और मौत का कुआं है, जल्लाद बैठे हैं जिनके पास कोई कागजात नहीं है। 10% यदि मैं प्राइवेट नर्सिंग होम को छोड़ दूं और 15 से 20% यदि अच्छे डॉक्टर को छोड़ दूं तो 70% डॉक्टर लगभग और 90% नर्सिंग होम जिसके पास ना तो डॉक्टर है, मैनेजर बैठा रहता है, ना ऑक्सीजन है, ना कागज है, और वो करोड़पति पर करोड़पति बनते जा रहे हैं। बाउंसर रख रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मास्क पहना देते हैं, लगातार मौत पे मौत हो रही है और उनको बैन नहीं किया जा रहा। दुकान चलाई जा रही है और पूरे बिहार की जनता को लूट रही है। तो ये नीतीश कुमार जी को क्लियर करना चाहिए कि क्या ये रेमडेसिविर आपके एनएमसीएच में, पीएमसीएच में, आईजीएमएस में और एम्स में क्या चलेगा? क्या सदर अस्पताल में चलेगा? क्या सरकारी को अस्पतालों में कहीं चलेगा? ये आपको क्लियर करना चाहिए, अन्यथा ये साफ है कि यह सरकार बिचौलियों के साथ है। मैं बहुत क्लियर, इस पे आरोप है मेरा कि बिचौलियों के मनोबल को बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ लगातार आज मेरी एम्स के डायरेक्टर से बातचीत हुई, आईजीएमएस के डायरेक्टर से। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी को नहीं लूंगा, मेरे पास ऑक्सीजन समाप्त है। पप्पू जी हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो अभी टेप है मेरे पास। हमको कोई ऑक्सीजन लाके दे। रात भर हम ऑक्सीजन प्लांट पर जाते रहे। कभी हम दानापुर, कभी दानापुर हॉस्पिटल में हम गए, हाईटेक, कभी हम सत्यम, कभी कहीं। सुबह 6 बजे 5 बजे जब हम पाटलिपुत्रा पहुंचते हैं तो हाय तोबा, रात में हम बाईपास पहुंचते हैं तो कॉमन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कॉमन लोगों को ऑक्सीजन नीतीश जी कौन देगा? पूरे पटना और बिहार में मैं बहुत क्लियर पूछना चाहता हूं, जरा नीतीश जी हमको जवाब दे। ये जो आपकी 3 बड़ी फैक्ट्री है, वो राजेश्वरी हॉस्पिटल को 180, ये मेरे पास पूरा आपको मैं व्हाट्सएप पर अभी दे दूंगा। क्या कारण है कि 4 हॉस्पिटल को 180 गैस, जबकि ना तो उनके पास कोरोना का इतना पेशेंट है, ना तो सीट है। क्या कारण है कि उन लोगों को इतना अत्यधिक ऑक्सीजन, किनके दबाव पर, किनके कहने पर? कौन है ये राजेश्वरी के मालिक? एमएमटी की एजेंसी
मिथिला गैस एजेंसी, गंगोत्री गैस एजेंसी, मेडी पार्क हॉस्पिटल,